शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होती है, इसका यूज कहाँ पे होता है और इसके मैं दो तीन पॉइंट पढ़ा चुका हूँ और आगे के कुछ पॉइंट्स आज पढ़ेंगे। इससे पहले जस्ट हल्का सा एक रिकॉल कराना था। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो वेज नेगोशिएशन में काम में आते, पॉलिसी फॉर्म करने में काम में आते, ट्रेंड को कंट्रोल करने में काम आते, पॉलिसी बनाने में काम में आते और जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो बच्चे आ जाएंगे यहाँ से तो वीडियो देख ही रहे होंगे, क्योंकि अभी तो मैं नहीं समझा सकता आपको, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जो कराई हुई क्लास है वो प्लीज देख लीजिए कि कैसे कैसे काम में आते हैं, पूरा डिटेल में समझाया था मैंने। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस, कितना डीए हमें देना है, कुछ क्या होता है, सारी चीजें सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो डीए को सेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और बोनस वगैरह कितना देना है हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा, इससे हम परचेजिंग पावर को भी मेजर कर सकते हैं। इसकी परचेजिंग पावर को, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है तुम रिमोट में हाँ बोल दोगे क्या कुछ है। और फिर मैंने आपको ये बताया था बच्चों, द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपी इज द वैल्यू ऑफ अ रुपी इन अ गिवन ईयर टू अ बेस ईयर। ये जो परचेजिंग पावर होती है वो एक रुपए की कीमत होती है जब हम उसे आज के रुपए की से कंपेयर करते हैं, हाँ बेस ईयर के वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो होती है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि एक रुपया तो एक रुपया ही रहेगा, लेकिन आपका माइंड और ओपन हो जाएगा। आपने लास्ट वाली क्लास अगर आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा पिछले साल के एक रुपए की कीमत इस साल के एक रुपए के बराबर नहीं है ना। इस वजह से मैं सोच भी रहा था कि दूसरा लैपटॉप ने भी साथ छोड़ ही दिया था। तो ये है कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक क्लास चली गई है। अदरवाइज क्लास तो ऑफ ही हो चुकी, बिकॉज क्लास में सारे लोग वो बैठे जो लास्ट टाइम वेबसाइट थे उन्होंने तो एक काम करते हैं बच्चों, कि जो मैंने आपको पोर्शन पढ़ाया था, यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वाला पोर्शन मैं आपको अभी टाइम दूंगा क्लास के बाद, लेकिन उसके पहले मैं ये वाले पार्ट को skip करके आपको ये पढ़ाता हूँ, एक नया टॉपिक। फिर मैं उसे पढ़ाऊंगा 1 घंटे वापस तो रिपीट कर नहीं सकता, लेकिन अगर उसे पढ़ाऊंगा आगे से पढ़ाऊंगा तो बस मैं पढ़ा दूंगा आपको, समझ में ना। वो तो कल कवर कर लेंगे, बाकी जो बच्चा है और आज एक नया टॉपिक पढ़ा था ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट भी है, मन भी लगे। तो अभी शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखो ये क्या चीज है, ये क्या ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल पे कितना चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल पे कितना चेंज हुआ है, उसको जो मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बात पूरी नहीं हुई है, बाद में कुछ वर्ड्स अभी ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखे हुए हैं कंप्राइजिंग मैनी इंडस्ट्री। समझ भैया, ये तो फिर बिल्कुल उसके जैसा इंडेक्स नंबर वाला, उससे कुछ हटके है, कुछ अलग है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आप किसी पर्टिकुलर फर्म की प्रोडक्शन के बारे में देखोगे कि कोई एक फर्म पहले कितना प्रोडक्शन कर रही थी, अभी कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसमें कितना चेंज हुआ है, वो क्वांटिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में निकालते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल को मेजर करता है कि कितना चेंज हुआ है। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, वो किन से मिलकर के बना होता है, कंप्राइजिंग मैनी इंडस्ट्री।
यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है इंडस्ट्री, नहीं समझ में, एक रेडीमेड गारमेंट, एक कॉस्मेटिक है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, एक फर्नीचर है ना, एक फर्टिलाइजर्स है, या बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज है। तो ये सब मिला करके पहले कितना प्रोडक्शन कर रही थी, है ना, पहले कितना प्रोडक्शन कर रही थी, अभी कितना प्रोडक्शन कर रही है, उसमें जब हम चेंज को मेजर करते हैं तो चेंज को मेजर करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके थ्रू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिल्कुल, जिसमें काफी जो क्रूशियल इंडस्ट्रीज होती है, जो मेन मेन इंडस्ट्रीज होती है, उनके प्रोडक्शन का लेवल हम क्या करते हैं, उसमें क्या चेंज हुआ है उसको जब मेजर करते हैं। जबकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में किसी पर्टिकुलर एक फर्म का प्रोडक्शन या एक इंडस्ट्री बोल सकते हो आप, कि एक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में कितना चीज आया है वो हम करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स में। लेकिन जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मेन सेगमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के, उनके आउटपुट लेवल में क्या फर्क आया है उसको मेजर करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वहां पे इंडिविजुअली करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज का कंबाइंड तो देखते हैं लेवल देखते हैं। इट मेजर्स द ओवरऑल चेंज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ओवरऑल चेंज को मेजर करता है जो किस में हुआ है, वॉल्यूम में, किसके वॉल्यूम में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वॉल्यूम। Index numbers of industrial production are designed to measure the increase or decrease in the level of industrial production in a period compared to some base year। कह रहे कि जो इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो हम इसलिए डिजाइन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ है वो पता लगाने के लिए हेल्प करती है क्या, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ताकि हम ये पता लगा सके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा है या घटा है गिवन पीरियड, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं कंपेयर सम बेस पीरियड, इसके कंपैरिजन में बेस पीरियड के कंपैरिजन। इट मेजर्स चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक इसमें चेंजेस को मेजर करता है क्वांटिटी में। अब तुम बोलोगे ना मैं फिर तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में सही तो बता रहा हूँ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में इसमें बस यही फर्क है कि वो तो इंडिविजुअली देखती है कि कंबाइंड कई सारी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करके देखती है, तो होती तो क्वांटिटी है ना, पे वही प्रोडक्शन के लेवल पे क्वांटिटी तो होगी, तो ये वही बोल रहा है कि मेजर इस इट मेजर्स चेंजेस in the quantity of production and not in the value of production। क्योंकि देखता है कि कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें कितना चेंज हुआ है, केवल क्वांटिटी को देखता है, किसको देखता है कि भाई पहले सारी इंडस्ट्री मिला करके कितना प्रोडक्शन कर रही थी, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रही थी, और अभी कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है ना। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, पहले भी पढ़ना है। ये एक टाइप से कौन सा होता है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस होता है, मेथड होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, यहाँ पे बस प्राइस नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी है, तो एक टाइप से क्या कौन सा मेथड बन गया, वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कौन सा बन गया, वेटेड एवरेज ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इनटू 100, और उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, वेट में करेंगे, किस में करेंगे, वेट में करेंगे, और अपॉन क्या होगा, समेशन ऑफ वेट। स्टेप्स देखो बच्चों, वो देखो, वो क्या देके रखेगा आपको, इंडस्ट्री देके रखेगा ए बी सी डी, इस बार ये ए बी सी डी प्रोडक्ट नहीं है, कमोडिटी नहीं है, ये इंडस्ट्री है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, फर्टिलाइजर, तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज है, उन वो बेस ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रही थी वो ये बताएगा यहाँ पे, बेस ईयर की क्वांटिटी। नेक्स्ट है करंट ईयर की क्वांटिटी, वो हो जाएगी Q1, और वेट देके रखेगा। अब देखो, जब हम ऊपर जब वेट निकालते थे, जब क्या निकालते थे, तो वहां पे वेट निकालना होता था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वेट निकालना नहीं होगा, वो खुद ही देके रखेगा, वो खुद देके रखेगा, स्पेसिफाई करके रखेगा, तो वेट देगा, वेट का टोटल कर लेंगे हम, और हर एक के लिए इंडिविजुअली Q1 अपॉन Q0 into 100 करके ये वाला कॉलम फिल कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, अच्छा, फिर जो Q1 अपॉन Q0, Q1 अपॉन Q0 into 100 हमने निकाला है, उसकी मल्टीप्लाई जो उसने वेट देके रखा है उसमें करेंगे, वेट में, और उसका टोटल निकाल लेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे, और जो हमने निकाला है उसको सिग्मा डब्ल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वंस अगेन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 सबका, उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे जो वेट दे के रखा होगा उसने, है ना, और उसका सिग्मा निकाल लेंगे और सिग्मा डब्ल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी। कर सकते हैं, मैं कराऊं, कर लेंगे। ये रहा Q1, ये रहा Q0, तो ऐसे Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 सबका निकालो। जैसे मैं इसके करके दिखा रहा हूँ तो कितना होगा, 190 डिवाइड बाय 125, तो ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, 5 दिया, और 152 आ जाएगा। ऐसे करके इसका भी निकाल लो आप, केमिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और टेक्सटाइल का। चलो अब बताओ कितना कितना है। जब ये निकाल लोगे तो वेट में मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं इसी को करके दिखाऊं तो आगे वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जो कॉलम आएगा W इंटू ये आएगा Q1 अपॉन Q0, तो ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 50, 150, है ना। तो आ जाएगा ये आपका 4560, और आपका आएगा 4560 और जुड़ जाएगा 760। और जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे टोटल निकाल लीजिएगा। जैसे टोटल निकाल लेंगे आप, बस ये वेट है, इनका टोटल कर लीजिएगा इधर, टोटल कितना है, 5 और 5 डालिए। ठीक है, जल्दी से करो, 5 मिनट के अंदर।
कितना आंसर आ रहा है? 0.2 इज द राइट आंसर। आगे समझ। ये हुआ बच्चों हमारा क्या, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक करें स्टार्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, WPI के बारे में अगर आपको याद हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर की, और फिर मैंने ये कह के टाल दिया था कि ये बाद में आएगा कि उस टाइम पे तो हमें डिटेल में क्या पढ़ना है प्राइस इंडेक्स। तो चलो इसका टेक्स्ट देते हैं और बाकी छोटे छोटे से टॉपिक है ये, ठीक है ना। ये आज ही खत्म कर लेंगे, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। होने को तो आज भी हो जाता, लेकिन कल की क्लास में तभी पढ़ाऊंगा जब आप पुराने वाली क्लास देख के आए, तो तभी समझ। कि बहुत गंभीर सवाल पूछा आपने कि नमन भैया, 1 रुपए की वैल्यू जो पिछले साल थी, आज भी वही 1 रुपए की वैल्यू, एक वही नहीं चलता है। लेकिन आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर की, WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और ये वो प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं दैट मेजर द जनरल चेंजेस इन द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन अ कंट्री। जो किसको मेजर करते हैं, होलसेल प्राइस में कितना चेंज हुआ है, उसको जो मेजर करता है उसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो रिटेल के प्राइस को मेजर करता है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जो हम पढ़ के भी आए ऑलरेडी। द इंडेक्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू कमोडिटीज। यहाँ पे बहुत सारी कमोडिटीज नहीं होती है। जो इस इंडेक्स को निकालते वक्त जो हम जिन गुड्स का सिलेक्शन करते हैं आर मेनली वो वो वाली कमोडिटीज होती है ट्रेडेड हो ना होलसेल बेसिस, जिनको हम किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं, होलसेल बेसिस पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि लाइक व्हीट, राइस, एडिबल ऑयल, मिनरल्स, जिनकी मार्केटिंग जो जिनकी मार्केट होती है होलसेल बेसिस पे, वो वाले गुड्स इसमें लेते हैं, उसके बेसिस पे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स करते हैं। ऐसे इसमें पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ऐसी चीजें नहीं लेते। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि हाँ हाँ जो बड़ी क्वांटिटी में बल्क में जिनमें डीलिंग होती है वो वाले गुड्स लेते हैं। वैसे तो है नहीं कि कोई बंदा जाके कभी देखो तुमने कि 1,000 हमारा उसका पिज्जा का ऑर्डर है, ऐसा तो नहीं है। तो होलसेलिंग में होते हो तो रिटेल में हो, तो वो तो आप क्या, जब आप क्या निकालते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हो, वो जब ले सकते हो, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि टू द एप्रोप्रिएट कब लोगे, जब आप सीपीआई बनाओगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई कैटेगरी की क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक जो सोसाइटी होती है वो अपने हिसाब से जब क्या करते हैं इंडेक्स नंबर को सीपीआई मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, सीपीआई। तो यहाँ पे तो केवल वो लेते हैं जिनमें होलसेलिंग में डील होती है, ठीक है ना। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि देश के अंदर महंगाई कितनी आ रही है, तो आप क्या निकालेंगे, होलसेल प्राइस। और अगर आपको ये पता लगाना है कि आपकी जो रोजमर्रा की चीज है वो कितनी महंगी हुई है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या फर्क पड़ा है, तो आप क्या निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स। तो वो भी रिटेल प्राइस इंडेक्स, और बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना। लेकिन अगर देश के अंदर ऑन एन एवरेज बेसिस पे हमें ये पता लगाना हो कि महंगाई कितनी हुई है, तो वो पता लगाते हैं किससे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। आगे कह रहा है एन इंक्रीज इन डब्ल्यूपीआई इंडिकेट, अगर डब्ल्यूपीआई में इंक्रीज होता है ना, तो वो ये बताता है, वो ये शो करता है द रेट एट व्हिच द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। जो परचेजिंग पावर है मनी की, वो किस रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये लाइन को मैं आज के लिए चाहूं, वैसे तो मैं समझा दूंगा अभी आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी मेरी ये बात, ये लिखा क्या है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी आपको, जब तक ये पता नहीं चलेगा 1 साल पहले के 1 रुपए की वैल्यू आज के 1 रुपए की वैल्यू के बराबर नहीं है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये लाइन समझ में नहीं, है ना। तो इसको मैं अभी के लिए आपके लिए क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। कल पक्की बात है कि आप वो क्लास देख के आएंगे पहले, देन मैं वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा और फिर वापस से आपको समझ लाइन चेक करेंगे। ये अगर इसकी इंग्लिश की हिंदी करने वाली बात है तो वो अभी कर देता हूँ, कर भी चुका हूँ।
कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है वो इंडिकेट करती है कि जो मनी की जो परचेसिंग पावर होती है वो किस स्पीड से घट रही है। समझ में आता होगा किस स्पीड से घट रही है। जैसे हम 10% डिस्काउंटिंग कर रहे थे कि 1 रुपए को अगर 10% से डिस्काउंट करो तो वैल्यू की होती है 10 रुपए, होती है 90 रुपए 90 पैसे अराउंड। फिर वापस से एक बार वो क्या करते हैं, उसे डिस्काउंट करते हैं तो कितनी आती है। मैंने क्या अच्छा एक मैंने गलत बोला ना, मैंने अच्छा वो 100 वो मैंने शुरू में 100 रुपए के हिसाब से बोला। 1 रुपए की वैल्यू कितनी आती है, 91 पैसे समथिंग आती है। कितनी आती है, 91 पैसे आती है। अगर इसी को 100 पे कंपेयर है ना, अगर आप इसको वापस से एक बार और डिस्काउंटिंग करते हो है ना, 10% से वापस से डिस्काउंट करते हो इसी चीज को ना, जो 90 पैसे है तो 82 पैसे आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ये 1 रुपए की वैल्यू जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ते जाते हैं 1 रुपए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब परचेजिंग पावर घट रही है ना। तो ये कल को बहुत डिटेल में बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में बताना कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक जब आप पुराने वाला लेक्चर देखोगे और अभी जो मैं बोल रहा हूँ उतना भी हो गया दिमाग में रखना है। वापस से आज की क्लास अगर ये वाला सेगमेंट देखोगे, दोनों को लिंक करोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि मैंने बोला क्या। मेरे वो बताना है ना। तो वो कह रहे हैं कि WPI से ही पता चलता है परचेजिंग पावर किसी चीज से घट। बात करते हैं किसकी, इन्फ्लेशन की। बच्चों इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। क्या होती है, महंगाई है ना। उसी को वो घुमा घुमा के देखो कैसे। इन्फ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है सस्टेन्ड इंक्रीज। सस्टेन्ड समझते हो, सस्टेन्ड का मतलब कंटीन्यूअस। जब कंटीन्यूअसली क्या होते रहते हैं, प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं। जनरल प्राइस लेवल जब कंटीन्यूअसली सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब कंटीन्यूअसली है ना, कंटीन्यूअसली अगर प्राइसेस जो जनरल प्राइस लेवल है चीजों के अगर वो बढ़ते रहते हैं तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं inflation। क्या बोलते हैं, एक बार प्राइस बढ़े तो उस चीज को नहीं बोलेंगे कंडीशन महंगाई हो गई। महंगाई जब बोलते हैं कि महंगाई हो गई तो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं। फिर आगे बोल रहा है स्मॉल राइज इन प्राइसेस, अगर बहुत थोड़ा सा क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में, और एंड इरेगुलर प्राइस राइज, ये कभी बढ़ जाते हैं कभी नहीं बढ़ते इरेगुलर तरीके से, या तो बहुत थोड़ा सा क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, या कभी ये कभी बढ़ गए कभी नहीं बढ़े, कभी बढ़ गए कभी नहीं बढ़े, तो कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लेशन। उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। मैं ऊपर ही बता चुका हूँ इस शब्द की कुछ गरिमा है ना। इस शब्द की कुछ इज्जत है, सस्टेन जब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होंगे प्राइसेस, तो उस चीज को बोलेंगे इट इज अ परसिस्टेंट। वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कंटीन्यूअस रेगुलर, ठीक है ना। ये परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन प्राइसेस। अप्रिशिएबल मतलब जो काफी ऐसे नहीं, बहुत छोटा सा नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट में क्या होता है कंटीन्यूअस प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं, तो बोलते हैं ऐसा नहीं कि सीधा चेंज हो गया 100 रुपए की चीज 101 रुपए की लो, मतलब वो महंगाई आ गई महंगाई आ गई, नहीं ऐसे नहीं होगा। कंटिन्यूअसली 100 की चीज 105 की हो गई, फिर वो 120 की हो गई, तो जब कंटिन्यूअसली प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। वंस अगेन छोटे छोटे से पॉइंट है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, और ये सारे पॉइंट्स क्या है, रिपीटेटिव है जो हमने ऊपर देखे। एक बार मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, और पक्की बात है आप ये प्रॉमिस करके जा रहे हो बार बार क्यों बोलता, तो क्लास देखना बहुत जरूरी है, तो समझ में आएगा ये सारी चीजें। द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, ऑल्दो हम ऊपर भी देख चुके हैं। इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंडेक्स नंबर पॉलिसी को फॉर्म करने में, को फ्रेम करने में काम में आता है। रिपीट बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ऊपर जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में बहुत डिटेल में समझाया है। ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट जो आज की क्लास शुरू होते मैंने पढ़ा था, बहुत तेजी स्पीड से पढ़ा था, तो यही समझाया था पूरी क्लास। ये पॉलिसी फॉर्म करने में क्या काम है। दूसरा, इंडेक्स नंबर एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, ये तो सारी बात है ना। ये किसका काम करते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर का, यानी कि ऐसा डिवाइस का काम करता है। हम इकोनॉमी की पल्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। दे मेजर द पल्स ऑफ एन इकोनॉमी, वही बात को रिपीट किया है। इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल इन स्टडीइंग एंड फोरकास्टिंग ट्रेंड, इससे हम ना क्या
स्टडी कर सकते हैं तो फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट समझते हो बच्चों? फोरकास्ट होता है फ्यूचर के बारे में बताना। तुम बोलोगे नमन भैया फिर तो उसको प्रिडिक्शन बोलते हैं। देखो बच्चों दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रिडिक्शन करना, इसको बोलते हैं भविष्यवाणी करना, एक होता है फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन ऐसे ही हो सकती है, अरे तेरा भाई कह रहा बारिश आएगी, कैसे कह रहा है तू बारिश आएगी, बस कहना तेरा भाई कह रहा वैसे है ना, तो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, तो ये होती प्रिडिक्शन, है ना। लेकिन अभी अगर वो वेदर डिपार्टमेंट वाले हैं, प्रॉपर सारी चीजें को बताते हैं कि धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, बारिश होगी, फॉग रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, कितनी बारिश आएगी, कब तक आएगी, कितने तक आएगी, वो ऐसे ही हवा में लट चला रहे हैं, थोड़ी सी धूल में लट चला रहे थे, वो कुछ सोच समझ के तो बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं। जब आप क्या करते हो, जब आप प्रिडिक्शन करते हो बट विद प्रॉपर कैलकुलेशन एंड रीजंस, तो उस चीज को बोलते हैं फोरकास्टिंग। तो देखो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, हम इंडेक्स नंबर से क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कि प्राइसेस बढ़ने वाले या घटने वाले, या जिगजैग जिगजैग वे में जा रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आगे प्राइसेस का ट्रेंड ये रहने वाला है, का ट्रेंड ये रहने वाला है, बाकी जो भी चीज को हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से फिगर करते हैं, वो बोल रहा है। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर हेल्प टू मेजर परचेजिंग पावर, सॉरी एक छोड़ दिया मैंने भी, इंडेक्स नंबर हेल्प मेजरिंग एंड कंपेयरिंग, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम बता रहा है, कह रहे कि इंडेक्स नंबर किसको मेजर करने में कंपेयर करने में हेल्प में, चेंजेस को हम कंपेयर, पहले तो मेजर कर सकते हैं कितना चेंज हुआ, फिर उसे क्या भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक कंट्री के प्राइसेस को दूसरी कंट्री के प्राइसेस से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पे दूसरी कंट्री में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इससे किसका पता चल जाएगा, परचेजिंग पावर का, इसको भी होल्ड में रखो, 2 पॉइंट होल्ड के रखे मैंने, ये क्योंकि ऊपर से रिलेट करता है, कह रहा है कि इंडेक्स नंबर परचेजिंग पावर को मेजर करने में हेल्प में आती है, काम में आती है। इससे ये पता लग जाएगा कि रुपये की कीमत कितनी है, ठीक है ना। ऐसी बातें करते हो ना मन भैया यार, बैठी बैठी सी बातें, 100 रुपये है तो 100 रुपये की कीमत 100 रुपये तो रहेगी नहीं लाला, नहीं, 100 रुपये की कीमत एक टाइम के बाद 100 रुपये नहीं रहेगी, चेंज होगी, ठीक है ना। मैं उसी चीज के लिए बोल रहा हूँ कि आपको क्लास देखनी बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा, और कल बहाने मत करना कि देखिए ये नहीं करी वो नहीं करी, फिर मैं पूरा पढ़ा कल के बाद वेट नहीं करूंगा, आज हमारे लिहाज करके, है ना, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज तुम मेरे पास ऐसे देखते ही चल गया, है ना, मेरा काम है पढ़ाने की, मैं तो पढ़ा दूंगा, कल देख के आना वो क्या चीज थी, और एक बार अपने मन से ये जिनमें होल्ड लिखा है ना मैंने, ये बुलेट पढ़ना खुद से खुद समझ में आए, कल देखना साथ में पार्टिसिपेट करोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन डिफ्लेटिंग वेरियस वेरिएबल्स, इसको भी होल्ड पे रखता हूँ, ये भी आपको, ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो खासकर जो शब्द लिखे हुए थे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, और ये डिफ्लेटिंग वही है, सक्षम समझ रहा होगा, जब मैं बोल रहा था कि 1 रुपए को डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करना, डिस्काउंटिंग करना, इसी को बोलते हैं डिफ्लेटिंग, क्योंकि डिफ्लेट करना। एक तो होती है इन्फ्लेशन, क्या होती है, जब किसी चीज को हम खींच करके पीछे लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं डिफ्लेटिंग, है ना, डिफ्लेट करना। तो इंडेक्स नंबर किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, वो क्वांटिटी हो सकता है, वो प्राइस हो सकती है, तो डिफ्लेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और इस पे तो एक क्वेश्चन भी है जो मैंने आज नहीं कराया, इसको एक टाइम पे 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करा था, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख रहे हो, ये डिफ्लेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको इससे समझ में आएगा, है ना। अभी अगर मैं आज ये क्वेश्चन कराऊंगा तो हाँ कर दो, आगे देखते हैं बच्चों, कितने पॉइंट होल्ड पे रखे मैंने, 3 पॉइंट होल्ड पे रखे, वो ऊपर से ठीक है ना। वापस से वंस अगेन देखते हैं कैश नंबर के यूजेस क्या होते हैं। एक तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प है, इकोनॉमिक बैरोमीटर तो उसे बोलते ही हैं, वो फोरकास्टिंग करने में, स्टडी करने में हेल्प में आते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे परचेजिंग पावर को मेजर कर सकते हैं, और इससे किसी भी वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं लास्ट टॉपिक है 35 है, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर की कुछ कमियां भी होती है, अभी तो खाने के काम में आता है, किस काम में आता है, ये है उसकी लिमिटेशंस, कमियां हैं इंडेक्स नंबर की। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स
नंबर पहला बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड रिलेटिव चेंज इन वेरियस आइटम्स ओनली, इट डज नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल यूनिट्स। मुझे बताओ अभी तक हमने जितने भी प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले वो एक सिंगल आइटम के निकाले हैं क्या? कई सारे आइटम को निकाला है, ए आइटम, ए कमोडिटी, बी, सी, उनका इकट्ठा करके निकालना है। तो उससे जो मिलता है ना एवरेज मिलता है। क्या मिलता है? एवरेज मिलता है। क्या वो एवरेज बिल्कुल इंडिविजुअल की माफिक होगा? इंडिविजुअल से रिलेट कर सकते हैं। तो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, वीट है ना, और वीट के प्राइसेस में 10% से इंक्रीजमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 10%। जबकि जो आपने इंडेक्स नंबर निकाली है उसका आंसर है 128। कितना आंसर है? 128 का मतलब क्या है मुझे ये बताओ। 128 का मतलब क्या है? महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी है? मुझे बताओ वीट के लिए महंगाई 28 से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 10% से। हाँ बोलो ना। तो यही तो लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, यही तो लिमिटेशन है कि इंडेक्स नंबर जो रिलेटिव चेंज बताती है ना, जो परसेंटेज चेंज बताती है, वो वेरियस आइटम बताती है। ठीक है, बहुत सारे आइटम को इकट्ठा करके एक साथ बनाती है एवरेज करके। इट डज नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल यूनिट। किस पे अप्लाई नहीं होती? इंडिविजुअल यूनिट पे अप्लाई नहीं होती। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि इंडेक्स नंबर का आंसर है 128, जबकि वो यहाँ पे तो ये तो शो कर रहा है कि महंगाई है, जबकि वीट के प्राइसेस तो कितने परसेंट से बढ़े हैं? 10% से। मान लो 20 रुपए किलो था तो 22 रुपए किलो हो गए, तो वहां पे 10%। तो हम कह रहे भाई ये महंगाई कितनी हो गई? 28% हो गई, है ना? तो ये जो वीट का सप्लाई है वो काम के नीचे कर बोले 28% दे रहे हो, बोले हाँ के ना? यहाँ पे तो 10% से इंक्रीज हुआ है फालतू में। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है किसकी? इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, चार पांच ग्रुप्स लेकर के इकट्ठा इम्पैक्ट निकाल के बनाते हैं। इंडिविजुअल से हम क्या निकालते हैं? इम्पैक्ट नहीं निकालते। नेक्स्ट है देयर इज अ लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी एंड ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट कंसिडर्ड इंडेक्स। अब मुझे बताओ इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त हम ये जहां की सारी चीजें नहीं लेते, पूरे भारत में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सबको कंसीडर नहीं करते। तो मुझे बताओ क्या ये एग्जैक्ट नंबर देगी? नहीं देगी। और एक तो एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रही, ऊपर से जो भी देती है वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे देती है। किस पे देती है? अरे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मैंने आपको मीन की लिमिटेशन बताई थी, ये समझ में आया? हमने कहा एक नदी की गहराई ऑन एन एवरेज कितनी है? एक नदी की गहराई ऑन एन एवरेज कितनी है? लेट्स सपोज 5 फुट है, 4 फुट है, 4 फुट मानते हैं। कितनी फुट है नदी की ऑन एन एवरेज? मीन निकाल गहराई बताइए कितनी फुट है? 4। एक बच्चा मेरी ये बात सुन करके नदी में कूद गया, जहां पे वो कूदा वहां पे गहराई थी 9 फुट। कितनी थी? और उसकी बच्चे की हाइट थी 5 फीट। कितनी थी? 5 फीट थी उसकी हाइट, और तो डूब गया, तैरना उसको आता नहीं था। ये हुआ क्या? ये मीन की लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है? कि मीन बताता है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 4 फीट नदी की क्या है गहराई? कहीं पे 1 फीट भी थी गहराई, 2 फीट भी थी कहीं पे, बाकी की एवरेज सारा डाल के आया 4 आया। वो बच्चा मेरी बात मान करके कि अच्छा नदी की गहराई कितनी है? 4 फीट है। नहीं मेरी तो गहराई, मेरी तो हाइट कितनी है? 5 फीट है। मैं तो डूबूंगा नहीं, तैरना आता है, वो डूब गया होगा। तो बताओ किसकी लिमिटेशन, किसकी गलती है? मीन की गलती है? मेरी गलती नहीं, मैंने तो बराबर से कैलकुलेट करा। मैंने वो प्लस माइनस में या डिवाइड में वो नहीं किया, मिस्टेक किया। मैंने तो बराबर से निकाला। लेकिन ये मीन की ही मिस्टेक है, क्योंकि मीन ने ऑर्डर एवरेज बताया। क्या बताया? ये भी तो वही है भाई, ये भी तो वही है। ये कह रहा है कि पहली बात तो जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो सारे ग्रुप्स नहीं लेते। जब सारे ग्रुप्स नहीं लेते तो ये दिक्कत है भाई, सारे लेने चाहिए ना। अब फिर चलो पहले वाला पॉइंट ये बोलते हैं कि जो आया निकल करके वो एवरेज बेसिस पे तो आया निकल करके, वो इंडिविजुअल का कोई आया, तो ये दिक्कत है। दूसरे वाले को वापस से देखो, यहाँ पे क्या रहती है, किसकी कमी रहती है? परफेक्ट एक्यूरेसी की कमी रहती है। एज ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि हर एक आइटम को कंसीडर नहीं किया है ना? व्हाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर कुछ ही आइटम्स है, तो ये कमी है इसकी। तीसरा, इंडेक्स नंबर्स इग्नोर क्वालिटेटिव चेंज। क्या करता है? क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर करता है। ये तो केवल किसको देखता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस को देखता है। अब ध्यान से सुनो, लेट्स सपोज बच्चों, मान लिया आज, ध्यान से सुनना, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे एक्स अमाउंट क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर। आप पढ़ते हो? हाँ बोलो ना।
आप पढ़ते हो, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं आपसे क्या करने लगूँ, ज्यादा अमाउंट क्या करने लगूँ, चार्ज करने लगूँ, तो क्वांट जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर तो ये देखिए कि नमन भैया पहले कितनी फीस ले रहे थे और अभी कितनी फीस ले रहे हैं, ये छोड़ो, और उसमें चेंजेस पता लगाने हैं कि नमन भैया की फीस कितनी इंक्रीज हो गई है। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या इंडेक्स नंबर कहीं ये बताने में आपको सक्षम हो पाएगी? हाँ जी, इंडेक्स नंबर आपको ये बता पाएगी क्या कि नमन भैया ने फीस भी क्या की है, बढ़ाई है? बताओ, इसका जवाब तो नहीं इंडेक्स नंबर दे पाएगी। ये तो नो, तो वो वही है ना कि इंडेक्स नंबर किसको इग्नोर करती है, क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर करती है। तो हमारे स्टेट कोई प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करा देते हैं, तो 300 का प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देते हैं। अब वो 300 वाले प्रोडक्ट में क्या आने लगी, शिकायत आने लगी। क्या आने लगी? शिकायत आने लगी, कस्टमर की शिकायत आने लगी। बेहतर प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करने करने का क्या लिया, डिसीजन लिया, है ना? तो अब वो प्रोडक्ट जो डिलीवर करते होगा, क्या करते हैं, 350। कस्टमर तो कह रहा है मान लीजिए हो गई, ये तो पहले इतने में खरीदते थे, अब तुम इतने में दे रहे हो। क्या इंडेक्स नंबर, वो हमने बोला तू कैसे बता रहा है, मैं पागल हुई ना, मैंने भी तो इंडेक्स नंबर पढ़ के आता इंडेक्स नंबर, मैं भी तो पढ़ के आता इंडेक्स नंबर, देखो ये इंडेक्स नंबर। आप मुझे बताओ, आप उसे ये बोल सकते हो इंडेक्स नंबर तो पढ़ा है लेकिन तूने आधे आधे अधूरी बात पढ़ी, हमने ये तो बता दिया क्वांटिटेटिवली कितना चेंज हुआ है, लेकिन इंडेक्स नंबर तेरी ये बताने में हेल्प नहीं कर पाएगी कि हमने क्वालिटी भी चेंज की है। लेके आ, मुझे क्वालिटी जो पहले लेके आता और ये जो क्वालिटी अब लेके जाता है, देखो मैं दोनों में क्या दिखाता हूँ, डिफरेंस दिखाता हूँ। बात समझ में, इस चीज का जवाब कौन नहीं देगी, इंडेक्स नंबर नहीं देगी। तो इंडेक्स नंबर के तीन क्या है बच्चों, लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है, ये रिलेटिव चेंज बताती है बहुत सारे, ये एक साथ इंडिविजुअली नहीं बताती। दूसरा, क्योंकि ये सारे गुड्स तो लेती नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या रहती है, इनएक्यूरेसी रहती है। और तीसरी लिमिटेशन क्या है, ये केवल क्वांटिटी ना कि क्वालिटेटिव चेंज नहीं करता, है ना? इसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ डीपर नहीं था, यहाँ पे पॉइंट मैंने आपको होल्ड करा है, 2.2 पर है, 1.2 पर है ना, एक पॉइंट होल्ड करा है, और बाकी बीच का तो डिस्कशन कल की क्लास में तो कर देंगे, wrap up कर देंगे, पूरा बाइंड करके पैक करके इसका रिवीजन करना है। इस साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर कर जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए तो इतना ही करेंगे। अभी अगर किसी का कोई सवाल हो तो अभी मेरे से पूछ, अदरवाइज कल तो पक्की पक्की बात है, कल मैं पूछूंगा आपसे फिर, है ना, कि आप क्या